नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक अवश्य करें ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपको उपलब्ध करा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है कि विश्व बाघ दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो विश्व बाघ दिवस है जो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 29 जुलाई को। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। हर साल पूरे विश्व में 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। बाघ है जो वो भारत का क्या है, राष्ट्रीय पशु है, जो कि देश की शक्ति, शान, सतर्कता और बुद्धि और धीरज का प्रतीक माना जाता है। बाघ गणना रिपोर्ट के मुताबिक देश में सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में है, 526 बाघ, जो कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। और देश में कुल टाइगर हैं, कुल बाघ कितने हैं, 2967, जिसमें से 526 मध्य प्रदेश में है। देश के 8 राज्यों में बाघों की संख्या 100 से ज़्यादा है। और रिपोर्ट में देश की 50 टाइगर रिजर्व की स्थिति को भी बताया गया है। भारत देश में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है, 50। और इसके मुताबिक जो उत्तराखंड की जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, इसमें सबसे ज़्यादा बाघ 231 हैं। देखिए, यहाँ पर केवल एक टाइगर रिजर्व की बात हो रही है, राज्य की बात नहीं हो रही है। कि जो एक जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, इस एक ही रिजर्व में कितने 231 सबसे ज़्यादा बाघ हैं, जो कि किसी भी देश की टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा हैं। जबकि मिजोरम की डाम्पा, पश्चिम बंगाल की बुक्सा और झारखंड की पलामू टाइगर रिजर्व में एक भी बाघ नहीं है। ये टाइगर रिजर्व हैं, परंतु यहाँ बाघों की संख्या क्या है, 0। और इस दिन का उद्देश्य क्या है, इस जो विश्व बाघ दिवस है, इसका उद्देश्य ये है कि जो बाघों की आबादी में क्रमिक गिरावट हो रही है, उन्हें विलुप्त होने के कगार से बचाना और लोगों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ाना और बाघ संरक्षण को प्रोत्साहित करना है। और जो 2020 विश्व बाघ दिवस 2020 है, इसकी थीम, इसका जो नारा है वो क्या है, देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड्स। ये 2020 का क्या है, नारा है। हाँ, एक बात और, जो ये बाघ दिवस है, विश्व बाघ दिवस या अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, यह 2010 में जो सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट है, तब से ये मनाया जा रहा है, अस्तित्व में तभी से ये आया है, 2010 सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट से। और इस सम्मेलन में 2022 तक जो टाइगर की संख्या है, बाघों की संख्या है, इसको दुगना करने का लक्ष्य रखा गया था। केंद्र ने किस संस्था के साथ मिलकर मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल बेल्ट में बीहड़ों के बड़े क्षेत्र को खेती करने योग्य भूमि में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। केंद्र ने विश्व बैंक के साथ मिलकर मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल बेल्ट में बीहड़ों के बड़े क्षेत्र को खेती योग्य भूमि में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। 3 लाख हेक्टेयर से अधिक बीहड़ भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए, जो कि खेती योग्य नहीं है, और यदि इस क्षेत्र में सुधार किया जाता है, ये भूमि है जो खेती योग्य बन जाती है, तो यह ग्वालियर चंबल क्षेत्र के विकास में मददगार साबित होगा। और विश्व बैंक है, जो हम विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक एक विशिष्ट संस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। और जो विश्व बैंक 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो सदस्य देशों को वित्त और वित्तीय सलाह देता है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, जिसकी स्थापना 1944 में हुई थी। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अर्चना सोरेंग
को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा जुलाई 2020 में अपने नए सलाहकार समूह में नामित किया गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो जो अर्चना सोरेंग हैं ये संबंधित हैं जलवायु, ये एक जलवायु कार्यकर्ता हैं। अर्चना सोरेंग एक जलवायु कार्यकर्ता हैं। संयुक्त राष्ट्र भारत की जलवायु कार्यकर्ता अर्चना सोरेंग को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल करने के लिए नामित किया है। इस समूह में युवा नेता शामिल हैं जो कि बिगड़ते जलवायु संकट से निपटने के परिप्रेक्ष्य में समाधान देंगे। और जो अर्चना सोरेंग है विश्व के उन 6 अन्य युवा जलवायु नेताओं के साथ शामिल होंगी जिन्हें गुटेरेस ने जलवायु परिवर्तन के लिए अपने नए युवा सलाहकार समूह में नामित किया है। तो जो अर्चना सोरेंग हैं ये एक जलवायु कार्यकर्ता हैं। जुलाई 2020 में SBI कार्ड के साथ निम्न में से किसने रुपे प्लेटफॉर्म पर अपना नया सह ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है IRCTC ने। IRCTC और SBI कार्ड ने मिलकर रुपे प्लेटफॉर्म पर अपना नया सह ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। नया रुपे क्रेडिट कार्ड नियर फील्ड कम्युनिकेशन तकनीक से लैस है। कार्ड ऑनलाइन लेन देन शुल्क पर छूट भी प्रदान करेगा। कार्ड धारकों को IRCTC की वेबसाइट पर बने फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC इन चेयर की जो कार की बुकिंग है इस पर 10% वैल्यू का वैट भी प्राप्त होगा। IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। निम्न में से किस देश ने भारत के साथ मिलकर अपने मौजूदा वैज्ञानिक अनुसंधान प्रयासों को मजबूत करने के लिए 8 मिलियन पाउंड की 5 नई परियोजनाओं के साथ माइक्रोबियल प्रतिरोध से निपटने के लिए सहयोग किया है? तो ये देश कौन सा है? ये देश है UK, यूनाइटेड किंगडम। UK ने भारत के साथ मिलकर अपने मौजूदा वैज्ञानिक अनुसंधान प्रयासों को मजबूत करने के लिए 8 मिलियन पाउंड की 5 नई परियोजनाओं के साथ माइक्रोबियल प्रतिरोध से निपटने के लिए सहयोग किया है। UK ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए अपने UK रिसर्च एंड इनोवेशन फंड से 4 मिलियन पाउंड का योगदान दिया है, जिसमें भारत ने अपने संसाधनों का मिलन भी किया है। यूनाइटेड किंगडम की यदि हम बात करें तो इसकी राजधानी है लंदन, मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन और राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। निम्नलिखित में से किस पहली भारतीय सौर चलित नौका ने इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए गुस्ताव ट्रावे अवार्ड जीता? तो ये अवार्ड जीता है आदित्य वोट्स ने। केरल के वेम्बनाड बैकवाटर्स में 2017 में परिचालन शुरू करने वाला पहली भारतीय सौर चलित नौका आदित्य जो सौर चलित नौका आदित्य है, इसने इलेक्ट्रिक बोट्स और वोटिंग में उत्कृष्टता के लिए जो गुस्ताव ट्रावे अवार्ड है इसको जीता है। इस नौका को सशुल्क यात्री सेवा के लिए किए गए घाटों की श्रेणी में विश्व की सबसे अच्छी इलेक्ट्रिक बोट घोषित किया गया था और हर दिन यह बोट 75 यात्रियों के साथ 22 यात्राएं करता है। निम्नलिखित में से किसने नई पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर अ अनसॉल्व्ड वर्ल्ड लिखी है? तो ये जो पुस्तक है ये लिखी गई है S जयशंकर के द्वारा। भारत सरकार में वर्तमान विदेश मंत्री S जयशंकर ने द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर अ अनसॉल्व्ड वर्ल्ड शीर्षक से एक पुस्तक लिखी है। पुस्तक हार्पर कॉलिंग्स इंडिया प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित हुई है। हार्पर कॉलिंग्स इंडिया के द्वारा ये प्रकाशित हुई है। इस पुस्तक में एस जयशंकर भारत की अग्रणी शक्ति बनने की राह में जाने वाली विभिन्न चुनौतियों का विश्लेषण करते हैं और नीतिगत प्रतिक्रियाएं भी देते हैं। तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? एस जयशंकर के द्वारा। जुलाई 2020 में
नई दिल्ली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं बैठक में किसने भाग लिया? तो इस बैठक में भाग लिया निर्मला सीतारमण ने। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं, इन्होंने 29 जुलाई 2020 को नई दिल्ली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 5वीं बैठक में भाग लिया। और बैठक में व्यापक रूप से आधिकारिक व्यापार और जो AIIB है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक है, जो 2030 सपोर्टिंग एशियाज डेवलपमेंट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, इस विषय पर चर्चा की गई। और इसमें एक बहुपक्षीय विकास, जो ये बैंक है, ये एक बहुपक्षीय विकास बैंक है, जिसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में आधारभूत संरचना के निर्माण का समर्थन करना। और जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? चीन में, बीजिंग में, चीन के बीजिंग में। जुलाई 2020 में कुमकुम का निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो जो कुमकुम हैं, जिनका निधन हो गया है, ये संबंधित थी अभिनय से। इनका संबंध है अभिनय से। जो कुमकुम है, इन्होंने 100 से अधिक हिंदी फिल्मों में अभिनय किया और कभी आर कभी पार और मेरे महबूब, कयामत होगी जैसे लोकप्रिय गीतों के लिए ये जानी जाती हैं, जो कुमकुम हैं। और इनका जुलाई 2020 में निधन हो गया है। उनकी सबसे यादगार फिल्में हैं जो मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, मदर इंडिया, कोहिनूर, उजाला और नया दौर। ये इनकी यादगार फिल्में हैं जिनमें इन्होंने काम किया है। और उन्होंने हिंदी फिल्मों के अलावा भोजपुरी फिल्मों में भी अभिनय किया है। जुलाई 2020 में इनका निधन हो गया है। जुलाई 2020 में इंडिया रिपोर्ट ऑन डिजिटल एजुकेशन 2020 का शुभारंभ किसने किया? तो इसका शुभारंभ किया गया है रमेश पोखरियाल के द्वारा। जो मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने 28 जुलाई 2020 को इंडिया रिपोर्ट ऑन डिजिटल एजुकेशन लॉन्च की। यह रिपोर्ट है जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों द्वारा अपनाई गई नवीनतम विधियों के विस्तार से बताती है, ताकि घर पर बच्चों के लिए सुलभ और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित की जा सके और लर्निंग गैप को कम किया जा सके। जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शिक्षकों, विद्वानों और छात्रों की शिक्षा के क्षेत्र में उनकी मदद करने के लिए कई परियोजनाओं की शुरुआत की है, जैसे कि दीक्षा ऐप। ये एक ऐप है, दीक्षा ऐप, जिसमें विभिन्न छात्रों के लिए पढ़ने के लिए विभिन्न सामग्री भी है और शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए ट्रेनिंग्स भी हैं। इसमें बहुत सारी सामग्रियां हैं। इस टाइप की अन्य परियोजनाओं की शुरुआत की है। हाँ, मानव संसाधन विकास मंत्रालय है जो, इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय। इसको हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो करते हैं हम यहीं पर समाप्त और मिलते हैं अपने कल के वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।